स्टूडेंट्स, आज आपको हम इस वीडियो में क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बस इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेना ये आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए हम पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों नामों को पहले यहाँ लिखेंगे। रासायनिक और भौतिक। सिंपली हम इसको पहले ये पढ़ लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। देन हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। पहले हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि वह प्रक्रिया या वह परिवर्तन जो परिवर्तन के बाद अपने प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वह परिवर्तन जो अपने प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस नहीं आ पाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखते हैं, अगर A प्लस B मिलकर C बनाया और फिर यह C जो है कन्वर्ट हो गया A और B में, तो ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब A और B मिलकर C का निर्माण करें और यह C फिर AB में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो वह रिएक्शन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। वह रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे हम, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रासायनिक, दूध से दही बनता है, तो दूध का जो कंटेंट होता है, जब दूध दही में चेंज हो जाता है तो दोनों का कंटेंट अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जैसा कि आपको बता रखे हैं कि जैसे बल्ब का स्विच जब ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है और जब ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। बट बल्ब के केमिकली कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, उसका रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वजह से बल्ब का जलना बुझना भौतिक परिवर्तन होता है। या फिर कागज को फाड़ दें, कागज के फाड़ के 2 टुकड़े कर दें, तो कागज का जो केमिकली कंपोजिशन होता है, जो रासायनिक गुणधर्म होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तब भी वह कागज ही रहता है। बट लेकिन कागज को अगर जला देते हैं तो कागज राख बन जाता है और कागज का केमिकल कंपोजिशन राख के केमिकल कंपोजिशन से अलग होता है। इसीलिए वो परिवर्तन जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। बच्चों, इसके बाद से हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, हमने परिवर्तन देख लिया। अब हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बच्चों, आपको बता रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, या फिर हम कहें A और B जब मिलते हैं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, जब मिलकर और तीसरे एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
बच्चों, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कैसे पता करेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हुई तो हमें कैसे पता चलेगा क्या लक्षण है उसके, क्या गुणधर्म है उसके? ये जानने के लिए आपको बताएंगे बच्चों कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं देखते हैं। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था क्या होता है बच्चों? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, आप जानते होंगे कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, तो उस एलिमेंट के आगे उसका स्टेट लिखते हैं। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब होता है अवस्था। आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने 9th में पढ़ रखी है इस चैप्टर को। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड होती है। सॉलिड मीन्स होता है ठोस, लिक्विड द्रव और गैस। गैस मतलब गैस, यानी जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। गैस, ये तीनों अवस्थाएं होती हैं जो पदार्थ की, इनको हम दिखाते हैं। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी अगर ऐसा अभिक्रिया होता है जो सॉलिड मिलते हैं और लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम कहें यहाँ पे सिंपली कि अगर H2 और O2 मिलकर H2O का निर्माण कर दिया, तो यहाँ पे H2 क्या है? यहाँ पे H2 जो है गैस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन यहाँ पे जो बनकर तैयार हुआ वो लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे गैस और यहाँ पे गैस। तो जो पहले वाले कंटेंट है ये गैस है और मिलकर इन्हें लिक्विड का निर्माण किया, तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन अवश्य होगा। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। ऐसा होता है बच्चों की कई अभिक्रियाएं होती हैं तो रंग में जैसे कि आप लोग सूचक जानते होंगे, अगर हल्दी में हम थोड़ा भी चूना मिला दें उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रंग में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन ऐसा होता है कि कई बार कोई भी रिएक्शन जब होता है तो आप टेम्परेचर को चेंज कर देता है, तापमान में परिवर्तन होगा। और गैस उष्मा का उत्सर्जन, ऐसा कोई रिएक्शन जैसे आप लोग देखे हो बच्चों, चूल्हे को जब पानी में डालते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, वह उबलने लगता है। जो उष्मा निकलती है वह भी एक ऊर्जा होती है, गैस होती है, वह गैस के रूप में उत्सर्जित होती रहती है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस होंगे कब? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और उष्मा का उत्सर्जन या गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन को हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। वाष्पीकरण, जिसके द्वारा नमक को अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन, जिसे आप जानते हैं कि जब कोई भी पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, कपूर जलता है तो कपूर सॉलिड होता है और बिना लिक्विड फॉर्म में रुके हुए वो सीधे सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आसवन, अपकेंद्रीकरण, ये सब जो प्रोसेस होते हैं ये भौतिक विधि है। तो रासायनिक अभिक्रिया को या फिर रासायनिक परिवर्तन को कभी भी हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम ए और बी मिलाकर सी का निर्माण किए हैं तो इस सी को हम ए बी में भौतिक विधि द्वारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, कन्वर्जन हो सकता है केमिकल मेथड द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा हो सकता है। तो बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बच्चों, रासायनिक समीकरण होता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम जिस रूप में लिखकर निरूपित करते हैं उस रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ऐसे अगर हम बोले कि जब मैग्नीशियम, हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन दहन हुआ, या फिर कोई भी दहन की प्रक्रिया जानते हैं, जलने की प्रक्रिया है, दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता है। तो जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से
अभिक्रिया कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमने इस अभिक्रिया को बताया कि जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अब इस चीज को हमने बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस में लिख डाला है, लेकिन हम उसको सिंपली निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं ऐसे कि जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब यह बन जाता है MgO2 और यही होता है रासायनिक समीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिस रूप में निरूपित करते हैं, जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, उस रूप को, इसी निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों, इस रासायनिक समीकरण में और भी चीजें होती हैं, जैसे होता है अभिकारक जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में बच्चों, इस इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस, जब भी कोई इक्वेशन हम बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो साइड है, एक एरो बना हुआ है, एरो का एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं LHS और राइट हैंड साइड RHS। ये इसका बायां तरफ और ये इसका दायां तरफ, इसीलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम फुल्ली बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो जो इसका LHS होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो इसका RHS होता है वो प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो हमारे बाईं तरफ होता है, जो प्रोडक्ट, जो भी अभी समीकरण के बाईं तरफ होता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो दाएं तरफ होता है वो उत्पाद होता है। या फिर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ मिलता है और किसी तीसरे का निर्माण करता है, जो बनता है वह उत्पाद होता है और जिससे मिलकर बना होता है वह अभिकारक होता है। तो ये अभिकारक हो गया, यहाँ पे ये उत्पाद हो गया। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, H2 और O2। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पहले हम इसको आपको बाद में बैलेंस करना सिखाएंगे, फिलहाल हमने इसको बैलेंस कर लिया है। तो यहाँ पे H2O2 मिलकर H2O का निर्माण किए। तो यहाँ पे H2 और O2 दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं, यानी कि अभिकारक हैं। और ये जो H2O बन के तैयार हुआ है ये उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है बच्चों, ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है। जो बनता है, जो बनाता है वह रिएक्टेंट कहलाता है और जो मिलकर बनता है वह प्रोडक्ट कहलाता है। बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि जो हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं कि उसको कैसे संतुलित करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, सिंपली अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, H2 प्लस O2 गिव्स, इस एरो को गिव्स बोलते हैं या फिर इससे मिलकर बना होता है। एरो के पहले आपको बता चुके हैं कि एरो के इस तीर के पहले रिएक्टेंट होते हैं और तीर के बाद जो एरो के बाद होता है वह प्रोडक्ट होता है, यानी कि अभिकारक होते हैं, वो उत्पाद होता है। तो अगर हमने लिया H2 और O2 और मिलकर इसने निर्माण कर दिया H2O का, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन कितना। अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं तत्व के नाम, यहाँ हम तत्व के नाम लिखते हैं तत्व, और यहाँ लिखते हैं अभिकारक, और यहाँ लिखते हैं उत्पाद। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि इसमें बस दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, पहले हम अभिकारक देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है,
ये हम पहले लिख देते हैं, ये अभिकारक है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। बच्चों ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आपको मिलेंगे जो बैलेंस करने होते हैं। यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी H कितने हैं, 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना अभिकारक में 2 है और यहाँ कितने हैं, 1 है। यानी कि हाइड्रोजन इसमें बैलेंस है और इसमें बैलेंस नहीं है। पहले हम इसको बैलेंस करने से पहले ये सोच लेते हैं बच्चों कि ये बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है, क्यों हम इसको बैलेंस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ये होता है कि द्रव्यमान को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, द्रव्यमान को हम एक रूप से दूसरे रूप में या फिर एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में हम चेंज कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हम बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ अगर द्रव्यमान इसका H2, यहाँ पे H2 यानी कि हम ये कहें कि जितना अभिकारक में कंटेंट होता है वही उतना ही कंटेंट उत्पाद में भी होना चाहिए, ये समानता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे समानता नहीं है। और बच्चे जब इस तरह के रिएक्शन होते हैं जिसमें ना ही स्टेट को ना ही अवस्था को दिखाई गई है और ना ही यह बैलेंस है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। इस तरह के इक्वेशन को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसमें स्टेट दिखाएंगे कि H2 जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है ये भी गैस अवस्था में है और यहाँ जो H2O जो जल बना हुआ है यह जल है, यह जल जो है लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में होता है। अब हम आइए इसको बैलेंस करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसे बैलेंस नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें इसे बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ऐसा करना है या कि उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गए, 4 हो गए और यहाँ 2 है। तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अगर आप देख लीजिए यहाँ पे 2s2 बच्चों हम यहाँ पे वहाँ ऐसे कि कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, तो यहाँ नहीं जोड़ सकते बच्चों क्योंकि यहाँ एक कंपाउंड बन गया है और इस कंपाउंड के हम पहले ही जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम बाद में नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि H2 है और H2O है तो हमें एक O बैलेंस करना है तो हमने यहाँ पे 2 जोड़ दिया H2O2, ऐसा नहीं हो, ये चेंज हो जाएगा तुरंत, ये H2O2 हो जाएगा। पहले H2O जल था, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ हम नहीं जोड़ सकते हैं, यह दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इसीलिए हम इसको पहले जोड़ेंगे और जब पहले जोड़ते हैं अब यहाँ देखिए 2 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया उत्पाद में और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो ऐसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। आपको एक और इक्वेशन दिखाते हैं बच्चों, इस तरह एक और इक्वेशन दिखाते हैं बैलेंस करने के लिए। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। यहाँ देखिएगा बच्चों क्या होता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम पहले एक चार्ट बनाते हैं, जैसे वहां पे चार्ट बना रखे थे हम, यहाँ पहले चार्ट बनाते हैं। चार्ट में पहले क्या लिखेंगे, यहाँ तत्व के नाम लिखेंगे और यहाँ ये रिएक्टेंट वाला लिख देंगे हम, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक वाला, और यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट वाले, हिंदी भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये है अभिकारक, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है, ये उत्पाद। देखिएगा यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे पहले हम देखते हैं, पहला कंटेंट Fe है, आयरन है जिसको लोहा बोलते हैं। H2O में यहाँ पे H है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 कंटेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। इसको हमें क्या करना है, ये डिसबैलेंस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन कितना है, अभिकारक में आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, 3 है, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहां भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। लेकिन यहाँ जो आयरन है वो 1 है और उत्पाद में 3 है और ऑक्सीजन 1 है और
उत्पाद में एक अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है और उत्पाद में 4 ऑक्सीजन है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं। आप देख रहे हैं कि उत्पाद में 3 Fe है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, कभी भी यहाँ भूल के भी नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। कभी बैलेंसिंग करना होता है हम यहाँ आगे जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने 3 Fe जोड़ दिया, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 3 Fe होगा, यहाँ भी 3 Fe होगा, यानी कि अब हमारे आयरन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो यहाँ क्या है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ क्या चाहेंगे, यहाँ पे 4 बुलाने के लिए हमें यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तो जोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि कंपाउंड इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो, और यहाँ पे कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4s2 कर देंगे। अब देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस है, 3 Fe इधर, 3 Fe इधर, 3 Fe अभिकारक में है और 3 Fe प्रोडक्ट में उत्पाद में है। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन वहां पे भी 4 है। ऐसे बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करना क्यों जरूरी है आपको पता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। थैंक यू सो मच। अब मेरा अगला वीडियो आपको बताएगा कि कैसे कई चीजें चेंज होती हैं, फिर रसायन समीकरणों में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, उदाहरणों सहित। थैंक यू सो मच।